नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन. you're watching current affairs analysis. मैं हूं प्रशांत मामानी. Dear friends, we have 5 important topics on our table. Let me start with the most important topic of the day. Delimitation के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है. Discuss the challenges posed by population growth disparities among states in the context of delimitation and its impact on federalism. लेट मी ब्रीफली टेल यू, अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इन द सेंस के इस सीरीज को देख रहे हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन है उसमें डीलिमिटेशन की डेफिनेशन को हमने कवर किया है, क्या है इसके साथ जुड़ी हुई बेसिक चीज़ें वो भी हमने डिस्कस की थी. आज इसी डीलिमिटेशन के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं. तो डू चेक आउट दैट वीडियो अगर आपको डीलिमिटेशन के बेसिक्स के बारे में नहीं पता है तो. Delimitation ensures distribution of seats and reflects states' population shares. Right? This is a very basic thing that we have already talked about. It upholds the one man, one vote principle. इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे challenges भी हैं. As we know कि हमारे जो एक MP होते हैं या फिर हमारे जो MLA होते हैं, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारे देश की बढ़ती है या फिर किसी भी देश की अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, पहले लेट्स से कि इस क्षेत्र में ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है फॉर एग्जांपल, तो इसमें पहले 1 लाख लोग रहते थे. अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है तो इसमें पॉपुलेशन बढ़ गई है और अब यहाँ पर 2 लाख लोग रह रहे हैं. तो यहाँ पर डिवाइड होना ही चाहिए. यहाँ पर पहले 1 MP से या फिर 1 MLA से काम बन जाता था, अब यहाँ पर आपको 2 MLA या फिर 2 MP चाहिए. Isn't it? So as populations grow, the number of constituents per MP or MLA increases. और पीरियोडिक डीलिमिटेशन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे देश में एक लंबे समय से डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है ये नहीं हुई है. क्यों नहीं हुई है उसके बारे में हमने देखा था, आज भी बात करेंगे. डोंट वरी, राइट. सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि कल जो चीज़ें डिस्कस की वो यहाँ पर नहीं होगी. कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करना भी पड़ेगा. तो बेसिक चीज़ जो समझनी है वो ये है कि पीरियोडिक डीलिमिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमने ये जो 2 बॉक्सेस देखे ना, जो इम्बैलेंस इसमें हमें देखने को मिला था बॉक्स नंबर 2 में, तो ये इम्बैलेंस जो है ये ना हो, सारी चीज़ें बैलेंस में चले. 42nd अमेंडमेंट जब आया हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑफ कोर्स, तो उस समय पर 42nd अमेंडमेंट में ये तय किया गया कि डीलिमिटेशन की जो प्रोसेस है इसको 2001 तक फ्रीज किया जाएगा. 1973 से 2001 तक ये तय किया गया था 42nd अमेंडमेंट में. उसके बाद 91st अमेंडमेंट जो आया तो उसमें ये जो 2001 तक जो फ्रीज करने की बात थी इसको एक्सटेंड करके ये तय किया गया कि 2026 में, जब 2026 के बाद जो भी सबसे पहले जो सेंसस होगा, जो सेंसस यानी कि पॉपुलेशन जो गिनी जाती है, तो 26 के बाद जो भी फर्स्ट सेंसस होगा उसके बाद आपको ये डीलिमिटेशन की प्रोसेस जो है वो कर देनी है. राइट. नाउ द थिंग इज, एक कोविड की वजह से क्या हुआ था, 2021 में जो सेंसस होने वाला था वो सेंसस नहीं हो पाया और आज भी उसको डिले किया जा रहा है. इट इज नॉट हैपनिंग. अब जिन राज्यों ने मेहनत की, जिन राज्यों ने डेवलपमेंट किया, एटलीस्ट उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. राइट. अगर आपने हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव किए और आपकी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में है तो आपको इसका एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ना कि आपको इसको लेकर पीनलाइज आपको किया जाए, आपको एक सज़ा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वे सारे राज्य और खास करके सदर्न स्टेट्स जो हैं जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल में रही है, तो अब डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी और उनकी लोकसभा की सीट्स अगर कट हो जाएगी तो ये चीज़ जो है वो तो कोई भी राज्य जो है वो यही स्टैंड लेगा. द फ्रीज हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज इन सीट एलोकेशन. एक लंबे समय से ये जो सिस्टम को फ्रीज किया गया है ना डीलिमिटेशन की, इसकी वजह से डिस्पैरिटीज भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं. केरला जो है उसमें ऐसी सिचुएशन है कि 18 लाख लोगों के बीच में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. और यही चीज़ अगर आप राजस्थान में देखोगे तो ये सिचुएशन है कि 33 लाख लोग जो हैं तो उनके लिए एक MP है. यू सी, यहाँ पर
ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीलिमिटेशन में राज्यों की सीट्स चली जाए उसके बारे में ही हमें सोचना है। इसका दूसरा एंगल ये भी है कि कुछ राज्यों के अंदर ऐसी सिचुएशन है कि 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक एमपी, और हमारे ही देश के दूसरे राजस्थान का एग्जांपल देखते हैं तो उससे नियरली डबल लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट करते हैं। सो इससे क्या होता है कि जो एमपी होते हैं उनके लिए भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल यू आर रिप्रेजेंटिंग। दूसरी तरफ ये भी होता है कि हमें अगर हमारे एमपी को मिलना है तो वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी he or she is very very busy because he or she is representing a huge amount of people living in our constituency. तो इस एंगल से भी ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। तो टाइम टू टाइम डीलिमिटेशन होने के मीन्स फायदे हैं कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, राइट, एक परफेक्ट बैलेंस रहेगा। इंक्रीजिंग टोटल सीट्स विदाउट अल्टरिंग स्टेट शेयर्स वायोलेट्स प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये भी अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है। यूएसए जो है उसमें क्या किया है उन्होंने, मैं थोड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस को भी देखेंगे तो दूसरे देशों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक फंक्शन है, तो उसके साथ भी हमारी चीज़ों को कंपेयर करना, इट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और ये भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यूएसए में क्या है, वहाँ की जो एक कांग्रेस है, सेनेट है, राइट, तो सेनेट इज़ मोर लाइक हमारी जो राज्यसभा है वैसे हैं। तो वहाँ पर सेनेट के पास पावर्स हैं, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि यूएसए के टोटल जो 50 स्टेट्स हैं, तो सेनेट में हर एक राज्य उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो कम हो, राइट, पर स्टेट दो रिप्रेजेंटेटिव हैं, और पावर्स जो हैं वो वहाँ पर सेनेट के पास थोड़े ज़्यादा दिए गए हैं। अब ये उनकी सिस्टम है। हमारे यहाँ पर एज यू नो कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि लोकसभा जो है तो डायरेक्टली लोकसभा के इलेक्शन में हम सब पार्ट लेते हैं, राइट। तो ये आप समझ लीजिए हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा के माध्यम से ज़्यादा होता है, राइट। ऐसा नहीं है राज्यसभा का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इलेक्शंस होते हैं, हमारे एमपीज जो हैं लोकसभा में बैठने वाले, तो उनके इलेक्शंस में हम सब पार्ट लेते हैं, राइट, पूरा देश पार्ट लेता है। राज्यसभा का है, एज यू नो, इट इज़ मोर इनडायरेक्ट। तो इंक्रीजिंग टोटल सीट्स विदाउट अल्टरिंग स्टेट शेयर्स वायोलेट्स प्रोपोर्शनैलिटी। आपको प्रोपोर्शनैलिटी को भी बैलेंस में रखना है, तो इसका कोई एक फीजिबल सॉल्यूशन जो है अभी निकालना, अभी जो हमारी सिस्टम है उसमें इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर नाउ। अभी इसका कोई सॉल्यूशन नज़र भी नहीं आ रहा है। जैसे ही इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नज़र आता है, वी विल टॉक अबाउट इट। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ एक अनुमान लगाया गया, एक प्रोजेक्टेड सीट एलोकेशन का एक यू नो एक व्हाट वी से एक डमी सर्वे, एक हाइपोथेटिकल एक सिनेरियो क्रिएट किया गया कि अगर डीलिमिटेशन की सिचुएशन, हम डीलिमिटेशन करते हैं, हमारे देश में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो सिचुएशन ये होगी कि लोकसभा की सीट्स जो है ना वो कितनी हो जाएगी बताया, 790 सीट्स हो जाएगी। इफ नो मेजर स्टेट इज टू सफर a decline in Lok Sabha seats but their shares are to reflect population shares। अगर किसी की सीट्स आप नहीं काटते हैं, राइट, और जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उस हिसाब से ये प्रोजेक्टेड सीट एलोकेशन किया जाए तो 790 सीट्स हो जाएगी हमारी लोकसभा की, रफली स्पीकिंग। और सदर्न स्टेट्स जो हैं, अब वहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि उनकी सीट्स थोड़ी कट हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन जो है उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नॉर्दर्न स्टेट्स है, वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। नाउ द थिंग इज, अभी जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो शेयर हैं सारे सदर्न स्टेट्स को आप मिला ले तो 24% जितना वजन जो है वो उनका है लोकसभा में। ये कम होकर 19% हो जाएगा। एंड दिस इज द रीज़न कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। नाउ हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। दूसरे अलग अलग राज्यों के भी आंकड़े हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश ओनली। 80 में से ये जंप होके 133 हो जाएगी। तो फ्यूचर में ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि यूपी का जो चीफ मिनिस्टर हैं वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर का दावेदार बन जाएगा, वो सबसे ज़्यादा वेट कैरी करेंगे। ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है, यू नो, क्योंकि
वो सबसे बड़े आज भी सिचुएशन ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। द रीज़न इज़ कि अगर उत्तर प्रदेश को आप पॉपुलेशन के हिसाब से एक देश में कन्वर्ट कर दे तो लगभग 5th नंबर पर आएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर एक देश बन जाए उत्तर प्रदेश तो 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की कैटेगरी में आ जाएगा, रैंक आ जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो अगर आप ऐसे राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं तो यू कैन इमेजिन के यू आर हैंडलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल। और इसी के साथ अगर फ्यूचर में सीट्स इंक्रीज होती हैं तो फिर वहाँ पर वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होंगे, वहाँ के जो लोकल जो भी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो सीएम हो या फिर पार्टी के अध्यक्ष हो, तो उनका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू नेशनल पॉलिटिक्स। सो डीलिमिटेशन इज शेड्यूल्ड आफ्टर द फर्स्ट सेंसस पोस्ट 2026। अब 2021 वाला तो हुआ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें डिले चल रही है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है डीलिमिटेशन। आई एम श्योर इस पर बहुत सारे प्रश्न भी क्रिएट होंगे और इस पर आने वाले समय में बहुत सारी डिस्कशन डिबेट्स भी देखने को मिल सकती हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, लेट मी क्विकली गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस सीरीज़। ये सीरीज़ जो है, खास करके जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार इसको देख रहे हैं, तो वाई दिस सीरीज़ मैटर्स, ये लेक्चर्स आप क्यों देखने चाहिए, क्यों मैटर करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी एग्जामिनेशन भी चाहती है। और आज का जो समय है, आज का समय इंफॉर्मेशन को याद रखने का समय बिल्कुल नहीं है। हमारे पास एक गैजेट है, स्मार्टफोन, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वो ज़माना चला गया हमेशा से, और आने वाले भविष्य में भी एआई भी आ चुका है। तो ये सारे अलग अलग एरियाज़ में एक चीज़ है, हमारी जो क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल है, ये एक बहुत ही रेयर स्किल है। हम सबको हमारी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल को डेवलप करना ही चाहिए। इट इज़ हाईली वैल्यूड स्किल इन टुडेज वर्ल्ड। फ्यूचर में भी इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। इसके साथ आपकी एग्जामिनेशन जो है उसमें आपको एक एज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पर फोकस दिया जाता है और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसी के साथ ये सीरीज़ जो है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, दूसरी नेशनल और स्टेट लेवल की एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही इसको डिज़ाइन किया गया है। एंड एज यू कैन सी राइट कि हर एक जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है तो एक मेंस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन होता है उससे हम चीज़ों की शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया EU रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग ग्लोबल ट्रेड टेंशंस एंड जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन। अब ये अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस क्या चल रहे हैं, तो उसके लिए ग्लोबल ट्रेड और इसकी सारी सिस्टम, फिर इंडिया EU रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो डिप्लोमेसी है उसका भी पार्ट बन जाता है ये क्वेश्चन, राइट। जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, किस प्रकार की चीज़ें चल रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जो है वो 1-2 दिन में नहीं होगी। आपको कोई भी, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसी सीरीज़ को फॉलो करें, आप जो भी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अगर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सीरीज़ तो उसको कंटिन्यूएशन में रखिए, राइट। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2-3 वीडियोस आपने देख लिए और फिर आपकी तैयारी हो गई, नहीं। इसी के साथ देयर इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो हमारे पुराने साथी हैं वो तो ये बात को जानते ही हैं कि मैं हमेशा से ये बात ओपनली करते आया हूँ और आज भी करूँगा। मेहनत आपको करनी है। मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं एडेड नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आई कैन शेयर, दैट्स द मैक्सिमम दैट आई कैन डू। कितना आप एब्जॉर्ब करते हैं, कितना आप ग्रैस्प करते हैं, वो टोटली आप पर है। दुनिया का कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी एजुकेटर जो है वो आपको तब तक कुछ नहीं सिखा सकता जब तक आप अपनी खिड़कियां दरवाजे ना खोले, तब तक, राइट। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, एंड देयर इज नो शॉर्टकट। मेहनत से अच्छी शॉर्टकट कोई है ही नहीं। दैट्स व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। तो मेहनत करते जाइए, पढ़िए, समझिए चीज़ों को। धीरे धीरे यू विल फाइंड कि आपकी जो गाड़ी है इसको और ज़्यादा स्पीड मिल ही जाएगी, राइट। नाउ लेट्स क्रैक ऑन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला हैं ये EU के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन, और ये हमारे देश की यात्रा पर आए। 2 दिनों की इनकी यात्रा है। तो इस यात्रा में उन्होंने भारत के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, दैट इज़ ट्रस्टेड फ्रेंड एंड एलाई, राइट। ये 2 इंपॉर्टेंट शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि
जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत हुई है कि जो टेंशन्स अभी चल रहे हैं, तो ऐसे टेंशन के समय में यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत की यात्रा पर आते हैं और भारत के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे सिंडिकेट्स के इंडिया एंड ईयू और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, तो जिस प्रकार से वो डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो इंडिया और ईयू जो है वो कहीं ना कहीं नज़दीक आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बात बताई है, मीन्स चीज़ें डिस्कस की है कि यूरोप और इंडिया का जो एंगेजमेंट है उसको री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है और री एनर्जाइज करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। उनकी मुलाकात हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब के साथ हुई है और इसी के साथ उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है इंडिया ईयू टाइज़ को। नाउ द थिंग इज़, इंडिया ईयू रिलेशंस जो हैं तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये एक बहुत पुराना रिलेशन है, एक बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर हम किसी ट्रेडिंग ब्लॉक की बात करें, यूरोप जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, जियोग्राफिकल बात हो गई। यूरोपियन यूनियन जो है ये एक प्रकार का ग्रुप है, राइट। तो ये ग्रुप की अगर हम बात करें, किसी भी ग्रुप को आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा अगर कोई मार्केट है तो दैट इज यूरोपियन यूनियन। when it comes to a group, when it comes to a country, it is USA। ठीक है। अब यहां पर इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हो सकती है। लाइकली डिस्कशन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, जब जयशंकर साहब के साथ बातचीत हुई तो बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई और जो मैडम है उनकी मुलाकात जब सर के साथ होंगी तो FTA पर भी चर्चा होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत ही बेसिक चीज़ समझा दो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब दो देशों के बीच में या दो पार्टीज़ के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो आप समझ लीजिए लगभग 90-95% जितनी चीज़ें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इसको ड्यूटी फ्री किया जाता है। ड्यूटी फ्री यानी कि किसी भी प्रकार का इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा। तो इट्स जस्ट लाइक कि गुजरात से कोई सामान आपने बिहार भेजा, बिहार से कोई सामान आपने उत्तर प्रदेश भेजा, तो जैसे कोई टैक्स नहीं लगता है, वैसी ही चीज़ें जो हैं वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हो जाएगी जब FTA होगा तब। लेकिन इसकी डिस्कशन की शुरुआत हो चुकी है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं तो दैट इज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। खास करके आज का जो वातावरण क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ USA, तो इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। सेकंड थिंग इज़ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। इसमें ये चीज़ समझ लीजिए कि देयर आर ओनली थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम यूरोप। भले ही डेवलप्ड देशों ने जो भी बर्बादियाँ की हो, लेकिन जो नए नए रूल्स और चीज़ें लेकर वो आ रहे हैं ना एनवायरनमेंट को लेकर, कुछ चीज़ें हर्डल्स क्रिएट करने के लिए हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो हम उनसे सीख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। वहाँ पर जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जो हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है दोनों के बीच में। डिफेंस कोऑपरेशन ऑफ कोर्स, सप्लाई चेन्स में जो सामान खरीदना, बेचना, प्रोडक्शन करना, ये सारी चीज़ों को सप्लाई चेन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट विषयों पर डिस्कशन हुई। एज आई टोल्ड यू कि ट्रंप साहब ने यूरोपियन यूनियन को भी धमकी दी है कि भाई मैं आप पर 25% टैरिफ्स लगा दूंगा इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स। और भारत जो है उसको भी इस प्रकार की धमकी मिली है कि भाई अप्रैल से हम पर भी कुछ टैरिफ्स जो हैं वो लगा देंगे। नाउ दीज थ्रेट्स, कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वैसा कि अब यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों को USA धमका रहा है, तो अब ये दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे ही, लेकिन अब पार्टनरशिप जो है वो और नज़दीक आ रही है। और यहाँ पर ट्रस्टेड फ्रेंड और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो इट इंडिकेट्स कि अब एक नई दिशा में दोनों पार्टीज जो हैं, व्हेन आई से देश, ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन देश नहीं है, लेकिन बोलने में समझ लीजिए आप, व्हेन आई से कि दो पार्टीज, तो इंडिया और EU की बात हो रही है, तो यहाँ पर दो देश जो हैं वो अब रिलेशन को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और यही था उनकी विजिट का लक्ष्य कि पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर वो ले जा सके। इसी के साथ पहली बार हुआ है, द विजिट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट बाय द कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स इन द न्यू मैंडेट। क्या कमिश्नर्स की कोई कॉलेज है? ऐसा नहीं है। कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है ना, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनके साथ यहाँ पर आए थे, मैडम के साथ, प्रेसिडेंट मैडम, EU प्रेसिडेंट के साथ, राइट। और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स जो हैं, इट इज़ अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ सीनियर पॉलिटिकल फिगर्स विद इन द यूरोपियन कमीशन। तो उनका एक साथ यहाँ पर आना इट्स इंडिकेट्स के रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा वेट दिया जा रहा है। द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है, तो इसकी मीटिंग हुई और इसमें जो मेन फोकस था दैट वाज डिजिटल ट्रांजिशन,
क्लीन टेक्नोलॉजीज, ट्रेड और इसी के साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू चेन रेजिलियंस, ग्लोबल ट्रेड इश्यूज, ये सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुई है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि EU इज़ इंडियाज लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर, और हमारा 2023 में जो उनके साथ ट्रेड था दैट वाज 124 बिलियन यूरोस। यूएसए एज ए कंट्री अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 ट्रेड जिसके साथ हम करते हैं दैट इज यूएसए, नंबर 2 पर आता है चाइना, लेकिन ब्लॉक की अगर बात करें तो दैट इज यूरोपियन यूनियन। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक डियर फ्रेंड्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, भाई मेरा अधिकार, मैं तो बोल सकता हूं, एंड दिस एंड दैट, राइट? What about duties? Critically analyze the balance between freedom of speech and expression under Article 19, Sabbatical 1A, and the reasonable restrictions imposed under Article 19, Sabbatical 2 in the context of digital content creation. यहाँ पर बात हो रही है, ये जो रणवीर हैं और समय हैं, तो उनका जो शो है उसमें क्या हुआ, आई एम श्योर यू नो इट वेरी वेल। अब इस पर जो हमारे एक बहुत ही फेमस वेटरन एक्टर हैं, राइट, रज़ा मुराद साहब, उन्होंने और इसी के साथ जो बी प्राक है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि एंटरटेनमेंट जो है इसकी क्वालिटी में एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, और ये चिंता का विषय है हमारे लिए। आर्टिकल 19(1)(a जो है, इट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल मुझे ये अधिकार देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को कुछ भी कह दूं, मैं कुछ भी बोल जाऊं, इसका अधिकार मेरे पर नहीं है। आर्टिकल 19(2) जो है, इट इम्पोजेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग पब्लिक डिसेंसी। जब आप पब्लिक में हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, यू कैन से वॉट एवर यू लाइक, एक दूसरे को जो भी आप बुलाते हैं बुलाइए, लेकिन व्हेन यू आर इन पब्लिक डोमेन, पब्लिक डिसेंसी जो है ये तो हमेशा हर किसी को मेंटेन करनी ही चाहिए, और मोरालिटी, और ये करनी चाहिए, दैट इज़ ए मोरल थिंग। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि गारंटी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, यू हैव टू डू दिस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस पर लगाए गए हैं, वरना तो आप काम ही नहीं कर सकते हम। और जो फोकस हमारा राइट्स पर है ना, आई थिंक आज के समय में हमारा फोकस जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर भी होना चाहिए। मेरे अधिकार जो है वो मुझे याद है, लेकिन मेरी ड्यूटीज़ मुझे याद नहीं है। ये जो एक एटीट्यूड है ना, इसको हमें 180 डिग्री का टर्न देने की ज़रूरत है कि मुझे मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले याद रहें, उसके बाद मैं अपने अधिकारों की बात करूँगा। आर्टिकल 51(a) जो है, इट एनश्राइन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़, इट अर्जेस सिटीजन्स टू uphold women's dignity, respect cultural heritage and foster scientific temper. कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रॉफिट और पॉपुलैरिटी के चक्कर में आजकल इंस्टाग्राम और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैं आपका ध्यान, क्योंकि आप सब यंग हैं, राइट, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को देखिएगा इस चीज़ को लेकर, बहुत सारी जगहों पर और ख़ास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सॉफ्ट पोर्न कैटर किया जाता है। सॉफ्ट पोर्न, राइट, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, और रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि सॉफ्ट पोर्न जो है वो चलता है, अभी चल रहा है, बट इट इज़ डिस्ट्रॉइंग यू नो द माइंड्स ऑफ पीपल। जो खास करके यंगस्टर्स हैं, यंग बॉयज़ हैं, उनका तो दिमाग ख़राब करने का ये काम सॉफ्ट पोर्न एक बहुत हद तक कर रहा है। इट्स अ बिग डिजीज़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीज़ों पर उतनी अवेयरनेस या फिर डिस्कशन नहीं हो रही है। सारी चीज़ें जो हैं वो छुप छुप कर हो रही हैं, मीन्स लोग कंज्यूम कर रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं, बट दे नीड गाइडेंस कि दिस विल डिस्ट्रॉय देम। ये अभी उनको थोड़ा मज़ा आएगा बिकॉज दे आर इन यंग एज, राइट, हॉर्मोन्स काम करते हैं, बट इट विल डिस्ट्रॉय देम मेंटली। एज अ ह्यूमन बींग ये चीज़ें डिस्ट्रॉय करती है, राइट। द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड पॉपुलैरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट इज़ नाट्य शास्त्र। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट नाट्य शास्त्र हियर? सेज भरत ने, जो भरत ऋषि हैं,
उन्होंने नाट्य शास्त्र जो लिखा, आप सोचिए इसके बारे में, समवेयर अराउंड 200 BC की बात हो रही है यहाँ पर। आज से लगभग समझ लीजिए 2200 साल पहले की बात हो रही है। इतने सालों पहले ये नाट्य शास्त्र जो है, उसमें भरत ऋषि ने जो कहा, मैं जब ये चीज़ मेरे सामने आई, आई वॉज लिटरली ओ इंस्पायर्ड। मैं आई वॉज मुझे लगा मीन्स कितनी ऐसी चीज़ें हैं हमारे कल्चर में जो हमें अभी सीखनी बाकी है। एथिकल स्टोरी टेलिंग पर एम्फेसिस उस समय पर उन्होंने दिया है। तो वो समय जो गया वो ज़्यादा एडवांस था, या फिर आज का जो एक भ्रमित हैं, हम भ्रम में जी रहे हैं कि वी आर मोर मॉडर्न, वी आर मोर एडवांस्ड। विचारों के दृष्टिकोण से देखें, और हमेशा कपड़ों से, गैजेट से कोई मॉडर्न नहीं होता है, विचारों से ही आप मॉडर्न हो सकते हैं, एटीट्यूड से मॉडर्न हो सकते हैं। तो भरत ऋषि ने नाट्य शास्त्र में अगर कहा है एथिकल स्टोरी टेलिंग, तो मैं तो कहता हूँ वो हमसे समय में शायद पीछे थे, लेकिन विचारों में तो बहुत आगे हैं। नाट्य शास्त्र में डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, कल्चरल इंटीग्रेशन की बात बताई गई है कि जब भी आप परफॉर्म करें, इफ यू आर स्टोरी टेलिंग, इफ यू आर परफॉर्मिंग आर्ट, ये चीज़ें इसमें होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ पर एक प्रथा है ना हमारे देश में, बहुरूपिया इनको कहते हैं। बहुरूपिया इन द सेंस जो अब बहुत कम हो चुका है, लेकिन आई हैव सीन दिस थिंग एंड आई एम श्योर आपने भी देखा ही होगा, फिल्मों में देखा होगा, कई बार लाइव भी देखा होगा। गांव में ये चीज़ें होती हैं। बहुरूपिया जो हैं, इट्स बेसिकली दे आर परफॉर्मिंग नाटक ऑन द स्ट्रीट। और ये जो नाटक हैं, और कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल कोई चीज़ें चल रही है तो इसको लेकर नाटक होते हैं, राइट, कि करप्शन अगर बड़ा है तो उसको लेकर नाटक होते हैं। तो ह्यूमर जो है उसको एक सोशली कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ किया। एंड ह्यूमर को लेकर एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स बहुत सारी चीज़ें अंदर से निकल रही है, आई हैव टू शेयर दिस थिंग्स विद यू गाइज। तो ह्यूमर जो है ना इज़ समथिंग के अगर आपकी जनरली क्या होता है कि किसी के बारे में कोई मजाक कर दी, किसी को कुछ कह दिया, उसको गुस्सा दिलाए और लोग हंसे, ये मीन्स जनरली लोग इसको ह्यूमर मानते हैं। ओके, इट कैन बी पार्ट ऑफ ह्यूमर, अपने दोस्तों के साथ ऐसा हो जाए, बट द थिंग इज कि आप अगर किसी की मजाक उड़ा रहे हैं अपने दोस्त की, तो इट शुड बी अ वेरी लाइट नोट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। लेकिन अपने दोस्त की हम जब मस्ती करते हैं, वी आर वेरी मिस्चीवियस बॉयज, हमारा ग्रुप है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने किसी का इंसल्ट किया हो, बट आप पेट पकड़ कर हंसेंगे। इतने किस्से कहानियां हैं, राइट। तो लिटरली जब हमारे दूसरे फ्रेंड्स हैं, राइट, कुछ ऐसे हैं ना जो गैंग है हमारी, तो जो बचपन के दोस्त और पक्के दोस्त जो हैं, और बाकी भी दोस्त हैं, लेकिन जब वो लोग हमें देखते हैं देन दे स्टिल फील लाइक अभी इनका बचपन कभी गया नहीं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वी इंसल्टेड ईच अदर। बहुत ही लाइट लेवल पर ह्यूमर बहुत होता है, लेकिन इंसल्ट तो इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव। किसी को नीचा दिखाकर आई डोंट कंसिडर दैट ह्यूमर एट ऑल। और बहुरूपियास जो हैं उनसे भी हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि सोशली कंस्ट्रक्टिव। और धीरूभाई ठक्कर हैं गुजरात के, तो ही हैज़ हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ फोक ट्रेडिशंस लाइक बहुरूपियास के कैसे प्रोडक्टिविटी ऐड करते थे, कैसे बहुत ही कहता है ना कि एक कड़वी बात जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हंसते हंसते कह दी पॉलिटिशियंस को, या फिर समाज को कोई नया लेसन सिखा दिया। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू। किसी को गाली दे देना एंड व्हाट यू विल डू, एंड ये जो भी प्रश्न पूछा था, तो ये सारी चीज़ें इट्स वेरी इजी, और वो भी कहीं से चुराया गया है। डू यू नो दैट? एक ऑस्ट्रेलियन शो है, तो उसमें से ये वही लाइंस जो हैं वो उठाकर रणबीर ने बोल दी। तो इंडियन सिस्टम्स जो हैं हमारी, इट एम्फेसाइजेस रोल्स ऑफ क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर्स। जो क्रिएटर हैं और कंज्यूमर दोनों का, जो वक्ता और श्रोता दोनों। तो वी नीड टू स्ट्रेंथन द प्लेटफॉर्म्स, राइट। जो गाइडलाइंस है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, उनकी एक फ़िलोसॉफ़ी है, और उन्होंने एथिकल बाउंड्रीज़ के बारे में बात बताई है पर्सनल फ्रीडम में, कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो मैं एंजॉय करूं, बट नो, आई मस्ट नॉट इन्फ्रिंज अपॉन अदर पर्सन्स इंडिविजुअल लिबर्टी। ये मेरी इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जब मैं किसी और की लिबर्टी को एनक्रोच करता हूँ तब।
So this is very very important for all the content creators, all those public figures, right? उनके लिए important और सबके लिए है, सबके लिए. मीन्स आई डू अंडरस्टैंड. लोग अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था ना एक ऐसा बंदा जो आकर कुछ भी कमेंट सेक्शन में बोल रहा था. अब द थिंग इज, यू सी, वहाँ पर राइट्स चाहिए सबको, ड्यूटीज़ नहीं पता है. तो आज के समय में इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया तो आप भी कंटेंट क्रिएटर ही हैं टेक्निकली. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है कि हम हमारी मोरालिटी, एथिक्स, संस्कार, ये सारी चीज़ों के दायरे में रहकर चीज़ें करें. द चैलेंज लाइज इन फोस्टरिंग कॉन्शियस कंटेंट क्रिएशन एंड कंजम्पशन. मैं तो क्रिएशन से भी ज़्यादा कंजम्पशन पर जोर दूंगा कि व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, वी नीड टू लुक दैट, कि क्या चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट. नंबर 4 इज अबाउट ओबेसिटी. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में होता जा रहा है. डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पब्लिक एडवोकेसी इन एड्रेसिंग द ओबेसिटी एपिडेमिक इन इंडिया. 3rd नंबर पर है, 3rd हाईएस्ट परसेंटेज ओबीस सिटीजन्स के हमारे देश में है. आप सोचिए, और जो आंकड़ा बढ़ा है ओबेसिटी का, जो रेट है वो एक दशक में नियरली 3 टाइम्स बढ़ा है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट. ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्जर्वेटरी है, तो इसका कहना यह है द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी इन 2019 वॉज $28.95 billion. दिस इज इक्वल टू 1,800 rupees per capita and 1.2% of our GDP. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च किए हैं टू टैकल ओबेसिटी. ऑफ कोर्स 10 पब्लिक फिगर्स को भी रखा है कि लोग उनकी लाइफस्टाइल या फिर उनके द्वारा दी गई सलाहों को फॉलो करें. अच्छी बात है कि आजकल इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे एक्सरसाइज और ये सारे, मैं तो ऐसी चीज़ें देखता रहता हूँ, तो ऐसे वीडियोस आते रहते हैं कि हाउ टू डू दिस एक्सरसाइज दैट, स्ट्रेचिंग कैसे करें, मोबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ऐसा कंटेंट आता रहता है, तो आई डू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम इट. तो अवेयरनेस जो है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट. अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू डू इट, यू हैव टू क्रिएट दैट थिंग टू डू इट. हमारे यहाँ पर आई वुड से अगर आप लेट्स से इंग्लैंड जाएंगे, यूके में, यू विल फाइंड दिस थिंग कि आपको सारी उम्र के लोग जो हैं वो दौड़ते हुए देखने को मिलेंगे, राइट. दे आर रनिंग, जो रनिंग शूज़ पहनकर. यू विल फाइंड ए पर्सन हु इज़, एक ऐसी महिला आपको देखने को मिलेगी हु इज़ नियरली 65-70 एंड शी वुड बी रनिंग पार्क में या फिर फुटपाथ में. तो ये एनवायरनमेंट जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं है. हमारे यहाँ पर तो सिटीज़ की ही हालत ऐसी है कि आप ना दौड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि इतना धुआं है, उतना धुआं आपका एक्स्ट्रा अंदर जाएगा. तो बहुत सारे एंगल पर हमें काम करना पड़ेगा. फूड सिस्टम को तो रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ही. हमारे देश में मार्केट में इट इज़ फ्लडेड विथ अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड. इनकी मीन्स हर जगह पर ये फूड अवेलेबल है, और इनकी वजह से कितना प्लास्टिक वेस्ट भी हो रहा है. और ये सारे फूड जो हैं, इसकी वजह से ओबेसिटी जो है ये एक एपिडेमिक बन चुका है. वी नीड टू प्रमोट इंडिजीनियस न्यूट्रिएंट रिच फूड्स. लोग ओट्स खाते हैं, राइट. पीपल ईट ओट्स एंड पीपल ईट दिस एंड दैट, एंड ये ओट्स वोट्स छोड़ो. आप खाओ बाजरा, आप खाओ रागी, आप खाओ जो ज्वार हैं ये खाओ, ये हमारे ट्रेडिशनल हैं. वीट ना खाओ तो अच्छा है, थोड़ा बहुत खा लो तो कोई बात नहीं है. चावल अगर मीन्स अगेन, इफ़ यू आर लिविंग इन साउथ इंडिया, इफ़ यू लिविंग इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तो इफ़ यू आर हैविंग चावल इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. बट यू आर लिविंग इन गुजरात, लेट्स से, राइट, सौराष्ट्र में आप रह रहे हो जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो काठियावाड़ में ईटिंग राइस एंड वीट इज़ नॉट ओके फॉर योर हेल्थ. यहाँ पर आप बाजरा खाओ विंटर में, और समर टाइम में ईट जिसको कहते हैं जार, राइट, ज्वार जिसको कहते हैं, ये खाओ. इट विल कीप यू हेल्थी, राइट. थोड़ा बहुत वेट प्लस माइनस है, इट्स ओके, लेकिन इट विल गिव यू एनर्जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें. तो इसकी अवेयरनेस जो है वो नहीं है. प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए हमारा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस कम है हमारे यहाँ पर. और फार्मर्स शुड बी इंसेंटिवाइज्ड टू कल्टिवेट हेल्थी क्रॉप्स. इसबगुल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट गिव्स यू, आप कितने भी वेजिटेबल्स खाइए, इट विल, इफ़ यू हैव ए चम्मच ऑफ इसबगुल, लेट्स से ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, इट विल गिव यू दैट एक्स्ट्रा फाइबर्स. इफ़ यू आर नॉट हैविंग, डू हैव इट. उसके कोई नेगेटिव वो नहीं है. इसबगुल इज़ वेरी गुड. सो अवेयरनेस ऑफ रीडिंग न्यूट्रिशन लेबल्स वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, कि जो पैक में बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट आगे होती है वो नहीं, अब फ्रंट में ही लेबल आ जाए, तो ये चीज़ भी, ये आइडिया भी
होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक हेल्थी देश जो है वो जीडीपी से, सिर्फ जीडीपी से नहीं, लेकिन हेल्थियर पॉपुलेशन से हेल्थी देश होता है। स्ट्रॉन्ग देश जो है उसकी पॉपुलेशन हेल्थी होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज रोल इन एंश्योरिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी थ्रू इट्स कंट्रीब्यूशंस टू अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स। बहुत सारे आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर की बात करें तो 2022 में 9.8 ट्रिलियन डॉलर जो है वो ग्लोबल हेल्थ केयर के पीछे दुनिया ने खर्च किए, और हेल्थ केयर का कॉस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंसिव होता जा रहा है। खास करके हमारे देश में भी हैं और दुनिया के दूसरे देशों में भी हैं। यूएसए इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर कॉस्ट्स अकाउंट फॉर 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अब मेडिसिन की कॉस्ट जैसे बढ़ती जाती हैं तो खास करके हेल्थ केयर एक्सेस में इन इक्वालिटीज़ क्रिएट होती हैं। जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग देश हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। बट द गुड थिंग इज इंडिया सप्लाइज 20% ऑफ वर्ल्ड्स जेनेरिक मेडिसिन्स। यहाँ पर भारत के ही रोल की हम बात कर रहे हैं, और यही जेनेरिक जो मेडिसिन्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से दवाइयों की, क्रिटिकल मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो हैं वो इंश्योर होती हैं। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भारत का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ ग्लोबल जेनेरिक ड्रग मार्केट की अगर हम बात करें तो 2023 में ये इसकी वैल्यू थी $420 बिलियन। 2030 तक इट विल रीच $600 बिलियन। और इंडिया जो है ये यूएसए की जो जेनेरिक ड्रग सप्लाई है तो 40% हम उनको सप्लाई करते हैं। ब्रिटेन की बात करें तो 25% जितनी जेनेरिक ड्रग्स जो है वो हम उनको सप्लाई करते हैं। वी नीड टू वर्क ऑन एपीआई फॉर श्योर, राइट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में हम थोड़े पीछे हैं। वी बाय फ्रॉम इटली, यूएसए, चाइना, बट वी नीड टू क्रिएट मोर एपीआईज हियर। अभी बनने लगे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी वी नीड टू वर्क ऑन दैट। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बाय वॉल्यूम, और हम 200 से ज़्यादा देशों में मेडिसिन जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ साइंटिफिक एक्सपर्टीज़, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन, और इसी के साथ साथ जो बायोसिमिलर्स है, बायोसिमिलर्स इज इट्स ट्रीटिंग कैंसर एंड दूसरे ऐसे डिजीजेस हैं। बायोसिमिलर्स अप्लाइज इन वास्ट एरिया ऑफ मेडिकल साइंस, लेकिन बायोसिमिलर्स आर बिट मोर, दे आर रीजनेबली अफोर्डेबल कंपेयर टू जो नॉर्मल हैं, तो उसके कंपेरिजन में बायोसिमिलर्स आर चीप। तो कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीजेस में इंडिया इज़ लीडर इन प्रोवाइडिंग बायोसिमिलर्स, और इसकी जो मार्केट है बायोसिमिलर्स की इज़ गोइंग टू रीच 2030। इंडिया एक्सेल्स इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड एआई पावर्ड मेडिसिन, प्रिसीजन मेडिसिन। हमारा जो दूसरा एडवांटेज है दैट इज़ वी आर गुड इन जीनोमिक्स, माइक्रोबायोम्स, जीन एंड सेल बेस्ड थेरेपीज़, और इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पर काफ़ी हो रहा है। वैक्सीन्स की बात करें तो 60% जितनी वर्ल्ड की वैक्सीन्स हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यू नो कोविड के टाइम पर हमारा रोल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रहा है। फार्मा एक्सपोर्ट्स जो हैं ये भी 10% से ग्रो हुए, और यूएसए की बात करें तो $28 बिलियन की चीज़ें जो हैं वो हमने उनको प्रोवाइड की। एक्सपोर्ट्स रीच $28 बिलियन विद द यूएस बीइंग द लार्जेस्ट मार्केट। सॉरी, बेग योर पार्डन, यहाँ पर एक छोटी मिस्टेक मैंने की है। टोटल जो हमारे फार्मा के एक्सपोर्ट्स हैं, राइट, फार्मा एक्सपोर्ट्स दैट इज़ $28 बिलियन, और इसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो हमने यूएसए को सप्लाई किया है, राइट। तो हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर है यूएसए। तो इंडिया इज़ नॉट जस्ट द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया इज़ द बैकबोन ऑफ स्टेबल, रेजिलियंट एंड इक्विटेबल ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, एज यू नो। नाउ डियर फ्रेंड्स, मैंने एक अनाउंसमेंट दिया था कि 1 और 2 को, तो ऑफकोर्स उस समय पर मुझे ये चीज़ ध्यान में नहीं रही थी कि 2 मार्च जो है इट इज़ संडे, और संडेज़ को ये लेक्चर आपको नहीं मिलेगा, राइट। संडेज़ को एक छुट्टी रहती है, लेकिन आज 1 मार्च है, तो आज का लेक्चर ऑलरेडी मैंने डिलीवर कर दिया है। नाउ आई विल गो एंड एन्जॉय द फंक्शन दैट आई टोल्ड यू अबाउट। ओके, सो एन्जॉय योर वीकेंड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई विल सी यू सून। जय हिंद।